नमस्कार मित्रों, बिजनेस बॉलीवुड और वाजपेयी साहब के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिजनेस बॉलीवुड में वाजपेयी जी अलग अलग तरीके की सलाह, परामर्श, एडवाइस देते रहते हैं। बहुत सारी बातें होती रहती हैं फंड को लेकर, शेयर होल्डिंग को लेकर, जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं उन पर चर्चा होती है, स्टार्टअप्स पर चर्चा होती है। बात होती रही तो सबसे बात इम्पोर्टेंट आई कि भाई इस जो पूरा हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल एडवाइस है, इसको वहां से क्यों नहीं शुरू करते जब बच्चे पैदा होते हैं। यानी पेरेंटिंग को लेकर कि पेरेंट्स यदि बच्चों को पैदा होने के साथ ही कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना शुरू करें तो कैसा काम चलेगा। अब जानते ही हैं आप, नीरज जी तो विद्वान लोग हैं, वो पेरेंट्स के बारे में भी जानते हैं और बच्चों के बारे में भी जानते हैं। तो हमने कहा सर इस पर कुछ बात की जानी चाहिए, क्योंकि हमने तो नहीं किया जो नहीं किया, अब जो जनरेशन है वो तो इस पर कुछ काम करे। तो नीरज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी का शो तो आप देखते ही रहते हैं, द एंड शो। उसमें बड़ी बड़ी सलाह वो देते हैं। इंडस्ट्रीज गोल नहीं हो, दुनिया भर में बाहर काम करना हो, तो उस पर हम थोड़ी हिंदुस्तान की बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। हमने तो अपनी जिंदगी में नहीं किया, लेकिन अब जो जनरेशन है वो बहुत फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ध्यान रखती है या उस पर चर्चा करती है। और महंगाई भी बहुत हो गई है, पेरेंट्स बनना ही अपने आप में एक बड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हिस्सा हो गया आज की जिंदगी। बिल्कुल सर। विजय जी, अगर देखें आप, जब भी किसी के घर में कोई शादी तय होती है तो उससे पहले क्या विचार मन में चलता रहता है कि शादी में इतना खर्चा होगा। ये तो माता पिता सोचते रहते हैं दोनों तरफ के, और जो लड़का और लड़की है वो ये सोचते रहते हैं कि मैरिड लाइफ के बाद मेरे एक्सपेंसेस क्या होंगे, मैं कहाँ रहूंगा, किस तरह रहूंगा। तो हर व्यक्ति का जो भी फैसला होता है, चाहे वो सामाजिक फैसला हो, सांस्कृतिक फैसला हो, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं अर्थ जरूर होता है, लेकिन उस पर सबसे कम तवज्जो दी जाती है या बिल्कुल नहीं दी जाती है। सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर ज्यादा गौर करते हैं लोग, लेकिन अर्थ सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उस घटना के बाद आप जो डेली बेसिस पर, आवरली बेसिस पर जो फेस करते हैं, वो दरअसल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है कि आपने शादी तो कर ली, अब कहाँ रहना है, घर लेना है, जॉब करना है, फिर बच्चे हो गए तो उनकी पढ़ाई। ये एक बहुत लंबी जर्नी है। तो एक बड़ा मशहूर किस्सा है कि वॉरेन बुफेट 13 साल की उम्र में, जो दुनिया के सबसे सीजन्ड, बड़े और सफल इन्वेस्टर माने जाते हैं, उन्होंने 13 साल की उम्र में निवेश किया। तो उनसे किसी ने पूछा कि आपने बहुत अर्ली इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। उन्होंने बोला नहीं, मैं 13 साल लेट हूं। वाह। अब ये अपने आप में बहुत ही बड़ा सेंटेंस है जिसको डिकोड करना चाहिए। तो आज जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग या जो मैनेजमेंट है वो दरअसल एकदम ग्राउंड जीरो से शुरू होता है, जहां पे सोसाइटी की पहली यूनिट होती है, और वो होती है फैमिली। और फैमिली के अंदर इंडिविजुअल उसका एक पार्ट होता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे बड़ा जो नियम है कि आप जितनी जल्दी उसको करेंगे और जितना प्लान करेंगे, उतना ज्यादा आपकी लाइफ इजी बनेगी। तो आज हम लोग इसी बात करना चाहते हैं कि पेरेंटिंग कितनी महत्वपूर्ण है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी में। ये एक इकोनॉमिक डिसीजन होता है जिसको लोग बिल्कुल नहीं समझते, या मुझे लगता है भारत में पेरेंटिंग पे शायद 1% लोग ध्यान देते हो। 99% लोग पेरेंटिंग को ये मानते हैं खाली बच्चों को बड़ा करना है, और उसके अलावा वो सारी चीजें भूल जाते हैं। तो इस पर मुझे लगता है आज बात करेंगे हम लोग, और बहुत गौर से इसको समझना चाहिए कि आपकी जो सक्सेस या अनसक्सेस है वो आफ्टर मैरिज इस बात पर निर्भर करती है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। अदरवाइज आप कितना भी कुछ कर लें, अगर आपकी आने वाली पीढ़ियां खराब हो गई तो सब गुड़ गोबर हो जाता है। उसका कहते हैं ना, अपने यहाँ की कहावत है कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा। तो यहाँ पे पुत्र और पिता को जेंडर मत माने, उसको फैमिली मान लें और उसको दोनों संतान मान, जेनरिक मान लें। तो मुझे लगता है इस पे ही बातचीत करी चाहिए। अब आप मुझसे क्रिटिकल सवाल पूछिए तो मैं इसको फिर एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं, आपने तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल कर दिया, और वॉरेन बफे का उदाहरण देकर 13 साल लेट जो लोग थे, मैं तो समझता था बहुत समझदार आदमी वो 13 साल लेट हुए। हम तो खैर 7 साल लेट हो गए। नहीं, लेकिन कैसे शुरुआत करें। अभी तो पहले शादी की चिंता हो रही थी,
अब शादी खत्म हुई, वो तो उनके पेरेंट्स की चिंता ज्यादा बड़ी होती है। तो जो पेरेंट्स बनना भी शुरू नहीं हुए, उनकी पेरेंटिंग को उस दिन से, मान लीजिए उसी दिन को हम शुरू मान लें, तो कैसे शुरू करें, क्या प्लानिंग करना चाहते हैं? जी, तो देखिए पेरेंटिंग जब आप शुरू कर रहे हैं, शादी के बाद की जो आपकी जर्नी शुरू हो रही है, तो उसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट तो ये है कि जब आप पेरेंट बने, तो आप उसको कैसे प्लान करें, और दूसरा जो आपका बच्चा है, लड़का है लड़की जो भी है, उसको कैसे आप मतलब थोड़ा क्रूड वर्ड में बोल रहा हूँ, उसको कोई अदरवाइज न ले, वो एक आप उसको एक प्रोडक्ट मान लीजिए कि वो आपका बच्चा एक प्रोडक्ट है। उसको क्या बनाना चाहते हैं आप? उसको कितना क्वालिटेटिव बनाना चाहते हैं आप? इसके उस बाद पर क्या आप वो देगा, 25 साल बाद क्या बनकर देगा? एग्जैक्टली तो उस पर टाइम कितना आप इन्वेस्ट करते हैं, उस पर आप पैसे कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उससे ज्यादा उसको कितना गाइडेंस आप देते हैं, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आपका क्रिएशन है और उसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो जिन भी लोगों के बच्चे जीवन में सफल नहीं हो पाए, अब सफलता की परिभाषा भी बहुत अलग अलग होगी, उस पर आगे बात कर लेंगे, उसका मेरे हिसाब से 90% जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। अगर आपके बच्चे अच्छे निकले तो, खराब निकले तो, क्योंकि आप शुरू से अपने बच्चे को गाइड नहीं करते हैं कि उसको क्या करना है। देखिए, माता पिता के साथ बच्चा सबसे ज्यादा समय रहता है। आप उसको समझते हैं कि इसका एप्टीट्यूड क्या है, इसकी पोटेंशियल क्या है, इसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, वो आप समझते हैं पहली चीज, और उसी के हिसाब से आप उसको बचपन से मोल्ड करते हैं। तो आप देखिएगा अपने आसपास के फैमिली में उदाहरण आपको मिलेंगे कि किसी के बच्चे तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ पाथ पे चल रहे हैं, वो बहुत संस्कारी भी हैं, बहुत एटिकेट है उनके अंदर, पढ़ाई में पूरा ध्यान देते हैं, जबकि उसी स्ट्रेटा के, उसी कैटेगरी के दूसरी फैमिली के बच्चे आप देखेंगे तो उतने अच्छे नहीं है। तो वहां पे आप बच्चों की गलती नहीं है, माता पिता उनको क्या सिखा रहे हैं, किस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो मैटर करता है, और यही आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप म्यूचुअल फंड में बहुत एसआईपी करके अमीर नहीं बन पाएंगे, अगर आपके बच्चे बर्बाद हो गए तो आपके एसआईपी कुछ काम नहीं आएगी। तो उस पर फोकस नहीं करते लोग। तो इसलिए मेरा मानना है कि माता पिता पूरी तरह से जिम्मेदार हैं अपने बच्चों के करियर को शेप देने के लिए, उनकी सक्सेस के लिए और उनकी अनसक्सेस के लिए। कैसे करें इसको, क्वेश्चन तो ये इसको फर्स्ट प्लानिंग के तौर पर आप देखते हैं? वेरी फर्स्ट, बिल्कुल। आप अगर प्लान कर रहे हैं तो आप इसको सबसे पहले तो यही प्लान कर लीजिए कि कितने बच्चे होंगे, वो एक अलग डिबेट होगी, वो आप अपनी हैसियत के हिसाब से उनको रखते हैं। फिर आपको उनको जीवन में क्या बनाना चाहते हैं आप। अब आप लोग कहेंगे कि बच्चों को उनकी मर्जी पे छोड़ दीजिए, वो जो बनना चाहेंगे बनेंगे। ये चलती रहती है। हाँ, ये डिबेट एक जगह पे जाके आपको बहुत बेमानी लगेगी, क्योंकि आप अपना बचपन याद करिए, आपको सबसे ज्यादा जो अच्छा काम लगता होगा वो आपके जीवन में बिल्कुल काम नहीं आता। हमको खेलना पसंद है, पतंग उड़ाना पसंद है, घूमना पसंद है, पिक्चर देखना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, गाना गाना पसंद है, ये कुछ काम नहीं आता अनलेस कि आप उसमें एक्सेल कर जाएं एक किसी विषय पे। तो ये कौन तय करेगा कि आप किस विषय में ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं? माता पिता। क्योंकि आप बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं अपने घर में कि मेरा बेटा या बेटी किस तरह के एप्टीट्यूड में है, वो उसका रुझान किस तरह है। मैं इसका सख्त खिलाफत हूं कि किसी लड़के को इंजीनियर ही बनाना है, डॉक्टर बनाना है, सीए बनाना है या एलएलबी कराना, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पहले उसको समझिए कि उसका गुण किस तरह से है, वो किस चीज में बहुत महारत हासिल कर सकता है। फिर आप उसको उसी के लिए पुश करिए, उसी तरीके के एनवायरनमेंट क्रिएट करिए और वैसे ही उसको ट्रेनिंग दिलाइए। क्योंकि बच्चा खुद नहीं सोच सकता। वो कुम्हार वाली कहावत है ना कि वो कच्ची मिट्टी का घड़ा है, जैसा शेप दोगे वैसा बनेगा। अगर आप अपने बच्चे को ठीक से गाइड नहीं कर रहे हैं तो वो सेल्फ गाइड हो रहा है। गाइड कौन कर रहा है? पड़ोसी, स्कूल, मोहल्ले वाले लोग टीचरों को दोष देते हैं कि टीचर पढ़ा नहीं रहा है, स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती। आप कितना पढ़ाते हैं अपने घर में? आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? सबसे ज्यादा समय तो आपके साथ रहता है वो। स्कूल वाले टीचर तो बेचारे बेमतलब में बदनाम होते हैं कि वो कुछ नहीं पढ़ाते। वो तो एक आपने साथ कितना, बच्चों को देख भी रहे हैं, 40 बच्चों को देख भी रहे हैं। वो 40 बच्चों को देख रहे हैं और वो उतना ही पढ़ाएंगे जितना कोर्स में है। वो उनको बाकी चीजें थोड़ी सिखाएंगे। तो इसलिए पहला लेसन वहीं से शुरू होता है कि अपने बच्चे को ऑब्जर्व करिए, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट करिए। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जो गेम्स में बहुत अच्छा है, आपको लगता है कि बहुत शार्प है ये, तो फिर आप उसी को पुश करिए आगे। या कोई लड़का लगता है कि उसको मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है, इंजीनियरिंग बन की उसकी बहुत दिलचस्पी है,
वो आपको शुरू के 8-9 सालों में पता चल जाता है कि वो लड़का किस तरह के ट्रेंड में जा सकता है। फिर आता है सेकंड लेग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो उससे इंपॉर्टेंट पूरे जीवन में इंसान के कुछ नहीं होता है, वो होते हैं 4 साल। ये 4 साल आपके लिए 40 साल की जर्नी हलवा बना देते हैं, तय कर देते हैं। वो कौन सी सरकार भी थी ने 40 दिन बनाम 40 साल तो यहाँ पे 4 साल बनाम 40 साल आप मान लीजिए। वो होता है 9th 10th 11th 12th जी। बायोलॉजिकल उम्र के हिसाब से भी और पढ़ाई के हिसाब से भी। इन 4 सालों में आपके बच्चे को सबसे ज्यादा अटेंशन चाहिए, सबसे ज्यादा गाइडेंस चाहिए, और वहीं से उसका करियर डिसाइड हो जाता है कि क्या करेगा लाइफ में। वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, सीए बनेगा, एमबीए करेगा, आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, सब वहीं डिसाइड होता है। वो बीज वहीं पे पड़ जाते हैं, और उस बीज के पहले निराई गुड़ाई आप शुरू के 8 साल तक करते हैं। वहां से आप जब देखते हैं कि आपका लड़का किस तरह से या लड़की किस तरह से बढ़ रही है आगे, देन आप गाइड करते हैं। तो 99% लोग वहीं पे मिस करते हैं। अपने यूपी में, नॉर्थ इंडिया में बहुत एक सबको इंजीनियर बनाना है, सबको डॉक्टर बनाना है, लड़की है तो डॉक्टर बने, लड़का है तो इंजीनियर बने। ये एक मतलब इतना गजब स्टीरियोटाइप चल रहा था। और बिहार में हो तो आईएएस बने, और बिहार में तो सिविल बनना है उसको। ये एक स्टीरियोटाइप है, और इस स्टीरियोटाइप के का सक्सेस रेट 1% है। सब आदमी आईएएस बन पाते हैं क्या? सब आदमी डॉक्टर बन पाते हैं क्या? तो बाकी क्या करते हैं? फ्रस्ट्रेशन में जीते हैं। हम लोग उस दौर से गुजरे हैं कि जो आपने टारगेट सेट किया और वो नहीं हो पाया, तो आप पूरी लाइफ उसके मलाल में रहते हैं कि यार ये मैं नहीं कर पाया, ये मैं नहीं कर पाया। फिर आप क्या बैंक में क्लर्क बन गए, दुकान खोल ली, ट्यूशन पढ़ाने लगे, छोटी मोटी कोई जॉब अनबने मन से ज्वाइन कर ली। यू स्पॉइल्ड होल लाइफ। गलती किसकी थी? माता पिता की। बच्चे की गलती नहीं थी ना। आपने जैसा ट्रेन किया वैसे ही बना। अब बच्चों को बेमतलब दोष देते हैं लोग। आपने उसको क्या ट्रेन किया था? आपने उसको परखा था, जांचा था? तो ये 4 साल अगर आपने उसको बढ़िया से ग्रूम कर दिया तो वो बन गया। उसके बाद की जो जर्नी शुरू होती है ना, वो जिस भी फील्ड में जाना चाहेगा उसके लिए बहुत इजी हो जाती है। फिर आपको चिंता नहीं करना है। आपको शुरू के 12 साल आपने मेहनत कर लिया, आपका इन्वेस्टमेंट कंप्लीट। अब आपको SWP करना है, अब तो आपको पैसा लेना है। ये हम लोग फाइनेंस में कहते हैं कि शुरू में आप पहले SIP करिए, फिर SWP करिए। तो आपने 12 साल इन्वेस्ट कर दिए, अपने बच्चे को बढ़िया बना दिया, तो वो कंप्लीट बन गया। यहाँ पे एक छोटी सी चीज क्लियर कर दूं, लोगों के दिमाग में ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ एक बेहतरीन करियर से होता है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैंने एक बार शब्द यूज किया था कि आप क्या संस्कार और एटिकेट दे रहे हैं। ऐसी बहुत फैमिली मिलेंगी जिनके बच्चे बहुत सक्सेसफुल हो गए, लेकिन अपने बाप माँ को पीछे मुड़ के नहीं देखते हो, या बहुत ही बदतमीज होते हैं, बहुत ही खराब उनका बिहेवियर होता है, और उस समाज के लिए भी एक लाइबिलिटी बन जाते हैं। यहाँ पे भी आपकी गलती है। आपने उसको एक कंप्लीट मैन की ट्रेनिंग नहीं दी है कि कैसे अपने बड़ों से बात करनी, कैसे अपने पड़ोसी को डील करना है, कैसे अपने दोस्तों को डील करना है। ये भी उसी का पार्ट है। वरना तो वो गुंडा मवाली बन के भी बहुत पैसे कमा सकता है। पैसा इज नॉट द पैरामीटर फॉर सक्सेस। ए कंप्लीट मैन, सो गुड फॉर द सोसाइटी, गुड फॉर द कंट्री, इज ऑल्सो गुड फॉर द यूथ। ये आपको बनाना है। तो इसलिए वो कंप्लीट ट्रेनिंग की बात मैं कर रहा हूं। इसलिए पहले साफ कर दूं कि लोग सक्सेस का मतलब अरे हमारा लड़का तो बहुत पैसे कमा रहा है लेकिन कितना बदतमीज है, नहीं, वो नहीं करने का आपको। तो आपको वो पूरी पैटर्न लेके चलना है। और विजय जी, 12 साल तक आपने अगर किसी बच्चे को बढ़िया ट्रेन कर दिया, फिर आपको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। कुछ भी वो अपने आप सीखेगा फिर, क्योंकि आपने उसकी बुनियाद वैसी मजबूत कर दी है। फिर जब आता है करियर चुनने का मसला कि क्या करियर में हो जाएगा, तो वहां पे आपको जो है ये उसको सिर्फ पुश करना होता है कि देखो तुम्हारा ये बेहतर है, तुम इसको कर सकते हो, तुम्हारा ये बेहतर, तुम इसको कर सकते हो। क्यों? बच्चा खुद क्यों नहीं तय कर सकता? ये क्वेश्चन हर माँ बाप के मन में होता है, और बच्चे जो सुन रहे होंगे उनके मन में आ गया कि ये पता नहीं काली शर्ट वाले अंकल जी क्या ज्ञान दे रहे हैं, हम अपने आप क्यों नहीं तय कर सकते। आप इसलिए नहीं तय कर सकते हैं कि आपने दुनिया नहीं देखी है। आपने सिर्फ अपना स्कूल देखा है और अपना मोहल्ला देखा है। अब आप यूट्यूब में बैठ के रील देखते हैं, आपने दुनिया नहीं देखी है। आपके माँ बाप ने जिसने 40 साल चप्पल घिसी है उसने दुनिया देखी है ना। बैक टू बेसिक्स कि आप जो करने जा रहे हैं क्या उसका फ्यूचर है। कितने छोटे छोटे बच्चों को या लोगों को पता ही नहीं होता कि आगे दुनिया कैसे बदलने वाली है। माँ बाप को पता होता है। होता है कि जिस जगह पर वो आते हैं वो उन सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं और उसी के रास्ते पर चलना, जबकि वो सक्सेसफुल करियर खत्म हो चुका होता है, कई बार पीक पर भी आ चुका होता है।
एग्जैक्टली इसका उदाहरण देता हूं मैं आपको। इंजीनियरिंग कॉलेजेस का सबसे बड़ा फैशन साउथ में शुरू हुआ और फिर वेस्ट में आया। ये बात होगी करीब करीब विजय जी 85 से 95 के दौर की। 30-40 साल पुरानी हो गई। भरमार इंजीनियरिंग कॉलेज खुले थे, बंगलुरु में, नागपुर में, इधर सब साउथ और नॉर्थ वेस्ट में, हैदराबाद में। इस पैटर्न को नॉर्थ ने कैप्चर किया 15-20 साल बाद। अब उसके बाद आप देख रहे होंगे गाजियाबाद रोड पर या मेरठ रोड पर उन इंजीनियरिंग कॉलेज से क्या निकल रहा है। कुछ तो बारात घर बन गए हैं, कुछ होटल में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि यू आर लेट। समय निकल गया वो, जब वो बढ़िया पीक टाइम था, आप बहुत देर से उसको पकड़े। तो जो आपने कहा ना कि बहुत देर में आप पकड़ रहे हैं, पता लगा वो करियर पीक कर चुका, अब आप उसमें घुस रहे हैं, तो जीरो। तो ये कौन देख रहा है? होती है ना, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि हाँ यही सबसे बेहतर है, तो इसी को कर लो। और पेरेंट्स भी वही सोचते हैं कि नहीं, इसका यही बनाइए। एग्जैक्टली। तो आप माता पिता की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो ज्यादा कनेक्टेड है आउटर वर्ल्ड से, तो वो देखे कि नया क्या आने वाला है, दुनिया कहाँ बदल रही है। अब एआई का जमाना आ गया, तो आपको पता है कि बहुत सारे जॉब मंडेन जॉब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उनका कोई मतलब ही नहीं बचेगा। तो आप अपने बच्चे की करियर प्लानिंग उस हिसाब से करें कि 10-20 साल बाद किस चीज का फ्यूचर होगा। टेक्नोलॉजी ड्राइव करेगी, रोबोटिक्स ड्राइव करेगा क्या, या मेडिकल में टेलीमेडिकल ज्यादा ड्राइव करेगी क्या। अगर ये सब चीजें आप समझते हैं तो आप उसको उसी हिसाब से गाइड करते हैं, और ये आपके फैमिली पर्सनल फाइनेंस का एक हिस्सा है कि आप अपने बच्चे को कहाँ ले जा रहे हैं। वरना पता लगा आप अब अभी बिहार में अभी भी चल रहा है कि आईएएस ही बनना, आईएएस ही बनना, आईएएस ही बनना है। अरे भाई अब नहीं बन पा रहे लोग, 1% सक्सेस रेट है। बाकी लोग बेचारे 800 आईएएस 700 आईएएस बन रहे होते हैं साल भर में। 700 बन रहे हैं, हाँ, और लाखों लोग बैठते हैं, एक से भी कम है। 1% तो बहुत होता है, 1% भी हो जाए तो काफी। तो उस जमाने को समझिए आप। और एक उदाहरण देता हूं आपको, जिस दौर में बिहार में, यूपी में आईएएस का बड़ा फैशन था, उसी दौर में मैनेजमेंट की पढ़ाई तेजी से ग्रो कर रही थी। हाँ। तो जो अपर लेवल की, यानी समाज के ऊपरी स्तर के जो लोग थे, जिनको आप कुलीन, एफ्लुएंट, हाँ, उन लोगों ने उसको छोड़ दिया। वो लोग कैट का एग्जाम दिलवाने लगे अपने बच्चों को जी। और वो सब आईएम, 4 आईएम थे, 5 थे एबीसीसीआईएल, पहले 5 थे, अब तो बहुत सारे हो गए हैं। तो एबीसीसीआईएल 5 आईएम में पढ़ के और आज कर रहे हैं। अब वो जितना पैसा कमा रहे हैं, आईएएस सोच भी नहीं सकता अगर करप्शन ना करे। अपनी सैलरी में शायद वो जीवन में एक मकान नहीं बना पाएगा दिल्ली में, लेकिन वो उतना पैसा कमाता है कि वो एक साल में हर साल एक मकान खरीद सकता है। तो उन्होंने ट्रेंड चेंज कर दिया था, हम पीछे लगे रहे उसमें कि नहीं हमको तो यही करना, वो बदल गया गेम। ठीक है, तो ये कौन देखता है? ये पेरेंट्स देखते हैं। बच्चा थोड़ी समझ पा रहा है कि अब कैट करेंगे तो ज्यादा फायदा। अब कैट भी रिडेंडेंट हो गया, अब इतने आईएम खुल गए, सब कम्प्यूटराइज हो गया है, कुछ रहा नहीं उसमें। अब उसमें नहीं रहा। तो अब उसके आगे की क्या चीज है? क्वांटम पढ़े क्या, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़े क्या, फाइनेंस मार्केट में आए क्या, शेयर मार्केट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन रही। तो ये चीजें जब आप देखते हैं और अपने बच्चे को उसी हिसाब से गाइड करते हैं कंसीडरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, तब आपको लगता है कि हाँ इसको क्या करियर पाथ देना, और वही वो बच्चा सक्सेसफुल बनता है। अब आप एक उदाहरण के तौर पे देखिए, आपके नोएडा में, दिल्ली में जो कुलीन वर्ग के बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, आप इसका केवल अध्ययन करिए। आपको जो मैं कह रहा हूं ये एकदम अक्षर से सत्य दिखेगा। कोई लड़का आईएएस की तैयारी करते हुए नहीं मिलेगा, कोई लड़का आपको इंजीनियरिंग के लिए बैठता नहीं मिलेगा। अगर इंजीनियरिंग के लिए बैठता मिल रहा है तो वो सिर्फ आईआईटी के लिए ट्राई करेगा, आईआईटी के लिए ट्राई, उससे नीचे का नहीं। और एक एग्जांपल देता हूं मैं, रियल एग्जांपल लाइफ के, कि जो बात मैं कह रहा हूं कि पेरेंट्स क्यों जिम्मेदार हैं। नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो बहुत पर्सनल फ्रेंडशिप भी है मेरी उनसे, तो कहेंगे उदाहरण नाम लेके मत दीजिए। 2 ऐसे परिवारों को मैं जानता हूं जहां पे मतलब बिल्कुल तय मान लीजिए कि वो लड़का आईआईटी ही जाएगा और वो आईएएस ही बनेगा, और बनेंगे, बनेगा नहीं, बन चुके हैं वो। इस लेवल की एक्यूरेसी, इस लेवल की प्लानिंग उन्होंने की है कि मेरे लड़के को आईआईटी ही जाना है, मैंने उसको वैसे ही ग्रूम किया है और वो देखिएगा आप क्लियर कर लेगा, और उसने क्लियर कर लिया। दूसरी फैमिली में ऐसा था कि नहीं इसको तो यही करना है, और मैंने वैसे ही ग्रूम किया, बच्चे का टेस्ट भी वही है, और उसने आईपीएस निकाल लिया, बन गया। अब इसको आप क्या कहेंगे? ये तुक्का है, साइंस है? नहीं, ये प्रॉपर प्लानिंग है।
तो एक फॉर्मूला होता 5 P's का, प्रायर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। वाह, अगर क्या आप बात है, पहले प्रिपरेशन करेंगे, 5 P लगाएंगे, तो पुअर परफॉर्मेंस से आप बच जाएंगे। बच जाएंगे। तो इसलिए ये हमें लगता है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है और पेरेंटिंग पे फोकस होना चाहिए। जी। अब इसमें एक चीज और समझाइए, ये तो बहुत अच्छा आपने समझा दिया कि ये सब तो ज्ञान चलता है, लेकिन फाइनेंस आजकल इसमें बहुत शामिल हो गया। हम्म, आपने कहा कि कितने बच्चे तय होंगे ये आप तय करते, वो नहीं तय करते। जिस दिन नर्सरी में वो प्री नर्सरी में एडमिशन कराने जाते हैं ना, उसी दिन तय कर लेते हैं कि एक ही काफी है राइट। ना। तो प्री नर्सरी में ही तय हो जाता है कि एक बच्चा ही काफी है। ये भी बिल्कुल। पहले दिन समझा देते तो शायद नहीं करते। हम्म, तो वहां से और ये 12 तक का एक एजुकेशन का भी एक बड़ा लंबा फाइनेंस सिस्टम हो गया। हमारे जमाने में वो नहीं था। आजकल तो मतलब कॉलेज एडमिशन था कि आपको बाहर पढ़ाना है या कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाना है या आईआईटी में पढ़ाना है, तो उस फाइनेंस प्लानिंग को कैसे करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है विजय जी, और इसमें मेरी राय एकदम उलट है। कॉमन नैरेटिव्स जो चलता है कि प्री नर्सरी से प्ले ग्रुप से लीजिए, आप प्ले ग्रुप से लेके 12 तक की पढ़ाई इतनी महंगी है जी। कि एक ही बच्चे को पढ़ा ले ढंग से, वही बहुत है आपके लिए। दोनों कमा रहे हैं तो ही। मैं इस थ्योरी से एकदम उलट सोचता हूँ। जी। ये एक फैशन है कि मैं अपने लड़के को बहुत अच्छे स्कूल में ही पढ़ाऊंगा, पड़ोसी लड़का डीपीएस जा रहा तो मेरा डीपीएस से कम क्यों जाएगा, वो तो और बढ़िया वाले स्कूल में जाना चाहिए। ये एक व्यर्थ की होड़ है, क्योंकि वही किताबें हर स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि किसी डीपीएस का एक बड़ा फेमस स्कूल कौन सा, आनंदा स्कूल जैसे आपके दिल्ली में जो बहुत बहुत मशहूर, सारे स्कूल, बड़े स्कूल। कि वहां कोई दूसरी किताब पढ़ के उनको ज्यादा अच्छा बनाया जाता है, ये वहां के टीचर बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये भ्रम है। ये पेरेंट्स के अंदर की एक होड़ है कि मुझे उस स्कूल में पढ़ाना तभी मेरा बच्चा ये क्रैक कर पाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अगेन आपकी पेरेंटिंग आती है कि आप बेसिक चीजों को नहीं समझ रहे हैं। आप देखिए कि बच्चा चौथी पांचवी में वो ट्यूशन पढ़ रहा है। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक कोई चीज हो नहीं सकती आज के जमाने की पेरेंटिंग में। हम लोगों ने जब 10th में पहुंचे थे तब मैथ्स और केमिस्ट्री और फिजिक्स की ट्यूशन लिए थे, क्योंकि उस समय एडवांस हो गया था वो। 10वीं क्लास तक तो घर में ही पढ़ लेते थे, पिताजी पढ़ा देते थे। आज देखिए आप तीसरी चौथी क्लास के बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, घर में ट्यूशन आता पढ़ाने के लिए। ये क्या है? या तो आपको कुछ नहीं आता जाता, या आपके पास समय नहीं है, या आपको लगता है कि ट्यूशन बिना पढ़े काम चलेगा नहीं। ये बेसिक फ्लॉड है, और इसका कमर्शलाइजेशन वाले फायदा उठा रहे हैं। जो दुकान खोल के बैठे हैं ट्यूशन की, कोचिंग क्लासेस की, बड़े बड़े महंगे वाले स्कूल, वो बिजनेस है। हम लोग भी खोलेंगे ऐसा बिजनेस तो हम भी कहेंगे इस स्कूल में नहीं आओगे तुम्हारा जीवन बेकार है, क्योंकि हमको तो आप 2 लाख रुपए साल की फीस दोगे। जी। लेकिन उस 2 लाख की फीस दे के क्या मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका लड़का ये बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो फिर ये तो एक जबरदस्ती की होड़ है। इसलिए मेरी सोच एकदम उल्टी है। आप एक बेस, अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप प्राइमरी स्कूल में चले जाइए सरकारी वाले में। एक नॉर्मल सा बेसिक स्कूल होना चाहिए जहां ढंग की पढ़ाई होती हो। बहुत हाई फाई स्कूल जाने की जरूरत नहीं कि एसी बस से जाएगा, एसी क्लासरूम में जाएगा, साल में एक बार वो फॉरेन ट्रिप लगवा देंगे, कैंटीन में बर्गर भी मिलता है तो प्रेशर हो जाता है कि नहीं बर्गर ही खाना है। ये सब चोचले हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। तो इन चोचलों से बचिए, क्योंकि आप 50,000 रुपए महीने की सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आप ये कर भी नहीं पाएंगे। तो आप खुद फोकस करिए, प्लानिंग करिए, बच्चे को गाइड करिए और बच्चे को रियलाइज कराइए। देखिए भारतीय समाज में विजय जी जिस तरह की गरीबी है, उसमें सिर्फ आप अपने बच्चे को मोटिवेट करके उसको समझा के ही आगे बढ़ा सकते हैं। बेहतर पैसे के दम बना पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बच्चे को रियलाइज कराइए कि देखो तुम्हारे, जब वो 8 9 10 क्लास में पहुंच गया, बेटा तुम्हारे सक्सेस का रास्ता सिर्फ यही है। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि भाई ये बात तो ठीक है। मान लीजिए जिस भी स्कूल में जिस भी स्तर के लोग हैं, क्या उनको कोई इस तरह की प्री फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है? मान लीजिए 50,000 रुपये मैं कमाता हूँ, सरकारी नौकरी में हूँ, मेरा बच्चा 12th जब पास करेगा तो किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। आजकल तो यूनिवर्सिटी सारी प्राइवेट ही हो गई मोटे तौर पर, बहुत कम एडमिशन मिल रहा है। तो राइट। जो एडमिशन फीस है
और 12th तक की जो एडमिशन फीस है, या धीरे धीरे मतलब हर स्तर पर उसको क्या प्री फाइनेंशियल प्लानिंग से किया जा सकता है कि भाई हाँ उस दिन, क्योंकि अचानक ये लगता है कि अरे अब क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है, दो तरह से किया जा सकता है इसको। एक तो ये है कि जब आपको पता है कि 12th के बाद आपका बच्चा किसी बड़े कॉलेज में जाएगा, इवन आईआईटी में ही गया तो फीस बहुत है उसकी, या उसने आईएम या कैट में भी जाएगा तो भी फीस बहुत ज्यादा है। तो एक वो आपको दिमाग में रखना है, और दूसरा आपको दिमाग में रखना है कि जब आपका बच्चा 12वीं के बाद यानी 12 साल बाद बड़े कॉलेज में जाएगा, तो उसके लिए आप एक प्लानिंग कर सकते हैं कि आप अपने एजुकेशन के लिए एक एसआईपी कर रहे हैं, आप अपनी बचत कर रहे हैं उसमें से कि उसकी पढ़ाई में खर्च होगा। तो एक प्लानिंग तो ये आप शुरू से ही करेंगे, जो कि आप हमेशा करते भी हैं कि घर खरीदने के लिए करना है, या किसी इमरजेंसी के लिए करना है, या बच्चों की पढ़ाई के लिए करना है। बहुत सारे लोग हम लोगों से पूछते हैं कि कॉलेज में मेरा बच्चा 10 साल बाद जाएगा तो अभी से क्या प्लान करें। हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि आप ये वो करिए 10 ज्यादा साल में। बड़ा काम हो गया ना, घर का काम तो एक ठीक है, लेकिन एजुकेशन पर हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते नॉर्मली। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए कि एक 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 निवेश आपका ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ उस बच्चे की पढ़ाई के लिए है जी। और अगर आप 10 साल तक उस फंड में डालते हैं पैसे तो आपको उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा निकाल लेंगे आप, ये भी पक्की बात है। तो एक पार्ट ये है जो करना ही चाहिए। दूसरा पार्ट ये है कि अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाते हैं और आपको ये यकीन है कि आपके लड़के में दम है, दम शब्द कोट अनकोट है, तो एजुकेशन लोन बहुत सस्ती दरों पे अवेलेबल है, चाहे जितनी महंगी पढ़ाई हो आप ले लीजिए। आपके अंदर दम है ना, तो आप एडमिशन लोन लीजिए, नौकरी करिए, चुकाइए। नहीं, लेकिन बहुत तो सारे लोग कहते हैं कि एजुकेशन लोन के चक्कर में फंस जाते हैं। एजुकेशन लोन तो वो लेके बड़ा हाँ, सारा आपने वो दिलवा दिया, जी ने सलाह दे दी, और बच्चे को तो 50,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल रही फिर। अब वो वो भी वही वो कौन बच्चे हैं जिनको खाली आप 12वीं नंगा के किसी मेरठ से गाजियाबाद वाली रोड पर एमबीए का एडमिशन करा के आए हैं, वो भी 2 लाख रुपए अलग से देके, और फिर साल में 2-2 लाख रुपए फीस भी भरेंगे। उस बच्चे के लिए अगर आपने लोन लिया है तो उसको 25,000 की नौकरी मिलेगी। गाजियाबाद वाले लोग नाराज हो जाएंगे कॉलेज वाले आपसे। अब गाजियाबाद को एक फ्रेज मान लीजिए, गाजियाबाद ले लीजिए, मेरठ ले लीजिए, सहारनपुर ले लीजिए। बात कर रहे हैं जो जिनकी कोई वो नहीं है, तो क्रेडेंशियल्स नहीं है। एग्जैक्टली मैं अगर आपने देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सारे बच्चे आईआईटी जाएंगे, सारे बच्चे आईएम जाएंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि वहां सीटें नहीं इतनी। फिर भी आपका बच्चा अगर एक मिड रेंज के कॉलेज में जाता है और उसके अंदर दम है, हम सुनते हैं ना कि लेडी श्री राम कॉलेज की लड़की ग्रेजुएशन करी हुई 50 लाख के पैकेज में अपॉइंट हुई, क्यों हुई वो? उसके अंदर ऐसा क्या था? बच्चे के अंदर दम पैदा करिए कि वो कुछ कर सके। तो पहली तो यही शर्त है। तो उस शर्त में आप एक तो आप बचपन से निवेश करेंगे उसकी पढ़ाई के लिए तो आपको ईज होगा। नहीं कर पाए, मान लीजिए कि नहीं हमारे 2 बच्चे हम कर ही नहीं पाए, तो आपके बच्चे में दम है तो एजुकेशन लोन आपके लिए है, दम नहीं है तो भैया फिर तो कुछ मुश्किल है। एक और यहाँ पे जोड़ दूं विजय जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो कन्वेंशनल करियर ऑप्शंस है ना, यही सबसे अच्छे हैं। नहीं, हिंदी का अच्छा पढ़ा हुआ लड़का, हिंदी साहित्य की बात मैं कर रहा हूं जिसको प्योर ह्यूमैनिटीज माना जाता है जी। वो बच्चा भी अगर बहुत ब्रिलियंट है, अच्छा लिख लेता है, अच्छा बोल लेता है, तो वो किसी आईएम वाले से ज्यादा कमाएगा। आपके शहर के एक बड़े मशहूर कवि जी हैं। वही मैं कह रहा था कि ये तो आपने ऐसी जगह कितना नोट छाप रहे हैं वो, कविता सुना रहे हैं, एक ही कविता वो 5 साल तक सुनाते रहे, अब अपनी अपनी कथा सुना रहे अब अपनी अपनी कथा सुना रहे हैं। पॉइंट यहाँ पे है कि उसमें से केवल उतना पार्ट आप देखिए। दूसरा, आप इधर आइए मुंबई में, पूरी दुनिया में अगर आप अच्छे, आप आईएम के जो अमीश त्रिपाठी जी हैं, जी। जो आईएम करके किताबें लिख रहे हैं, जी। नोटे छाप रहे हैं, पढ़ी जा रही किताबें उनकी, ट्रायोलॉजी पे ट्रायोलॉजी लिखे जा रहे हैं। तो कोई भी विषय, कोई भी स्ट्रीम ये नहीं कह सकते कि फलाने जी ने आईएम किया इसलिए वही सक्सेसफुल। नहीं, समाज शास्त्र से भी अगर आपने बढ़िया से एमए किया है तो आपके लिए संभावनाओं के असीम द्वार हैं, आप उनको एक्सप्लोर तो करिए। आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट बनिए, कितने अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनसे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। वाले लोगों की आजकल फॉरेन मिनिस्ट्री में बहुत जरूरत है कि दुनिया भर के जो हमारे कमीशंस हैं, इंडिया मिशंस हैं, वहां पर भी ऐसे लोगों की जरूरत होती है। और बल्कि जो दुनिया के देश हैं उनको ऐसे लोगों की जरूरत होती है कि भैया भारत से रिश्ता रखना है तो हिंदी वाले लोग रख ले। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी वाले लोगों की जरूरत नहीं है, ये अंग्रेजी एग्जैक्टली। तो हिंदी से लेके नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स तक
हर सब्जेक्ट का अपॉर्चुनिटी है। खाली आपको मन में एक स्टीरियोटाइप हो गया कि अरे यार ये तो समाजशास्त्र से एमए कर रहे हैं, ये क्या कर पाएंगे। ह्यूमैनिटीज तो हमारे यहाँ की लोअर परफॉर्मेंस वो माना जाता है। एग्जैक्टली वो नहीं मानना चाहिए। हर सब्जेक्ट में आपको ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि मेरा लड़का इंजीनियर नहीं बन पाया। नहीं, मेरा लड़का मनोवैज्ञानिक बना है और टॉप का मनोवैज्ञानिक बना है, समाजशास्त्री बना है, यूएन से लेके तो नहीं कहां तक उसके लिए नौकरियों की असीम संभावना है। रहमान भी बन सकते हैं, चाहे तो एमएफ हुसैन भी बन सकते हैं। आप पेंटर बनिए, आप म्यूजिशियन बनिए, हम कहते हैं डांसर बनिए, आप डांसर बनिए। आप आइए देखिए कितने, खाली मुंबई में नहीं, हर शहर में आप अगर बहुत अच्छे डांसर है तो उसके आप फिटनेस के गुरु बन जाइए जी। साहब मैं फिटनेस सिखाऊंगा। मुंबई में विजय जी फिल्म स्टार्स को जो फिटनेस सिखाते हैं उनके एक एक दिन के जो चार्ज होते हैं ना, वो महीनों की सैलरी ज्यादा होते हैं एक दिन का। तो करो तो आप एक्सेल करो। जैसे हमको बचपन में किसी ने कहा था कि जीवन में जो करो ना वो टॉप क्लास का करो, गुंडे भी होना तो टॉप क्लास के बनना। तो एक्सेल करो, आप जो भी काम कर रहे हो उसको एक्सेल करो, उसमें मीडियोकर मत बनो। और हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए ये करें। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे जोड़ दूं, हिंदी साहित्य भी विज्ञान है। अब लोग कहेंगे कैसे विज्ञान है ये, तो मैं कहूंगा फिर गणित भी विज्ञान नहीं जिसको प्योर साइंस आप मानते हैं, क्योंकि गणित में भी पाई का मान आप नहीं निकाल पाते एब्सोल्यूट में, वहां पे आप मान लेते हैं। जैसे ही आपने मान लिया तो गणित में नैतिकता आ गई, विज्ञान खत्म हो गया, नैतिकता आ गई ना। और हिंदी में विज्ञान क्यों है कि अगर आप वीर रस की कविता में आपको सुनाऊं आपके गूज बम्स हो जाए तो वो साइंस है, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट साइंस। तो इसलिए किसी विषय को कमतर मत मानिए कि आपका लड़का होम साइंस में बहुत तेज है या आपकी लड़की होम साइंस पढ़ रही तो वो बेकार है, नहीं, उसकी भी उतनी। और एक बहुत छोटा सा एकदम ग्राउंड लेवल एग्जांपल देता हूं आपको। बहुत सारे छोटे छोटे शहरों में लोग आजकल जो है ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहे हैं। इतना रोरिंग बिजनेस बन गया है ये कि कई बड़े बड़े कमाने वाले लोगों को शर्म आती है उनके साथ कि यार क्या पैसे बना रहे हो आप, क्योंकि जमाने में उसकी डिमांड है। उन्होंने एक्सेल किया, उन्होंने सीखा, और ये कोई ऐसा छोटा काम नहीं करे यार वो ब्यूटिशियन क्या बनने का जी। अरे देखो ना हबीब भाई बाल काट के चैनल चला लेते, बाल काट के हबीब ने कितना पैसा बना लिया। कितने आप सैलून में जाइए 400 रुपए लेता, हमें तो बाल भी कम बचे फिर भी कहता 400 रुपए लूंगा मैं, ले लेता है आपसे बचाने के लिए कि जितने बचे इन्हीं को बचाए रखो, 400 रुपए ले लेता बाल काटने की। जबकि वो मुझे लगता है कि वो कैंची से वो कुछ इस्तेमाल भी नहीं करता, तो 10 रुपए लेना चाहिए उसको नहीं तो वो सही मायने में हजामत बनाता ना सही मायने में हजामत बना दी उसने तो पॉइंट इज ओनली इज कि यू डू एक्सेल, एंड ये सब कुछ पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप अपने बच्चे को पोटेंशियल देख रहे हैं और आप दुनिया देख रहे हैं, दोनों के बीच में सामने आपको बैठाना है। तो इसलिए बच्चे को दोष देने के बजाय अपने गिरेबान में जाके कि आपने अपने बच्चे को क्या बनाया है, संस्कार दिए उसको, पढ़ाई लिखाई समझाई उसको, जीवन में आगे बढ़ना सिखाया कि नहीं। और ये फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है, क्योंकि बच्चा खराब हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया, बेकार हो गया, तो आपका बुढ़ापा और ज्यादा खराब होगा, जो सक्सेस होने के बाद कम खराब होगा और ज्यादा खराब होगा आपका। तो वेरी केयरफुल तो आज का आपने हमारे जो शर्मिंदा करने का काम था वो तो पूरा कर लिया बहुत सारे लोग मुझसे भी गुस्सा हो जाएंगे, ये क्या ज्ञान बांट रहे हैं कि पेरेंटिंग। मेरे हिसाब से पेरेंट 100% जिम्मेदार है बच्चों के लिए तो अब हम क्या बात कर सकते हैं स्टार्टअप पर, कुछ कहानी सुनाएंगे? हाँ, स्टार्टअप में एक कहानी, दो कहानियां जो आप बोलो मैं सुनाऊं। एक कहानी तो ये है जो अर्बन कंपनी थी ना घरों में काम करने, उसका एक नया वर्जन आया है स्नैपइट करके। वाह। और एक दूसरी कहानी आपके मोहल्ले की नोएडा की है, जो गली लैब करके उन्होंने एक स्नीकर जूते की कंपनी बनाई। जो बोला मैं वो सुनाऊं, दोनों बहुत ही दिलचस्प कहानी। हमें तो कोई भी कहानी सुना दीजिए, एक आज सुनाएंगे एक कल सुनाएंगे। अर्बन कंपनी की बात करते हैं। चलिए, अर्बन का जो दूसरा बंदा है वो जेप्टो से निकला ही हुआ एक अग्रवाल साहब है, उन्होंने एक कंपनी बनाई, इसका नाम है स्नैपइट। वो आपके लिए उन्होंने क्या किया कि अर्बन कंपनी और जेप्टो का मॉडल, मतलब एक इंस्टेंट मेड और एक आपकी होम डिलीवरी, दोनों को मिक्स कर दिया कि 15 मिनट के अंदर आपके घर में एक होम केयर वाला बंदा आ जाएगा। और उसका मॉडल है आवरली बेसिस का,
आपके घर में आएगा, वो जो काम आप उससे कराना चाहें वो करेगा और आवरली बेसिस के हिसाब से उसका चार्ज है। चार्ज होगा। इन्होंने इसका इतना बड़ा प्रेशर था विजय जी कि अर्बन कंपनी को इंस्टामेट शुरू करना पड़ा, क्योंकि ये दबाव बन गया था। आपने अर्बन कंपनी को बुक किया तो हाँ आएगा शाम तक, हाँ, तो उनका इधर इंस्टाग्राम 15 मिनट के अंदर बंदा घर में आपके आ रहा है। आप उससे अपनी होम क्लीनिंग करा सकते हैं, लॉन्ड्री करा सकते हैं, किचन के काम करा सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट, वो बंदा आएगा आपके घर में, जो बोलो करेगा। तो ये ज्यादा ईज लगा लोगों को कि जो अर्बन वाला आ रहा है वो एक विषय का ट्रेंड है कि वो बिजली ठीक करेगा ही खाली आपकी। ये जो आ रहा है इससे कुछ भी कराओ आप, ये सब काम करता है। जो आप बोलो कि नहीं हमारा खाली आपको क्लीनिंग करनी, तो वो खाली क्लीनिंग करेगा और 1 घंटे तक करेगा, आवरली चार्ज है। पॉइंट यहाँ पे ये है हमारा कि उसी बीच में से एक बंदे ने एक नया बिजनेस निकाला कि देखो, एक तो है एक्सपर्टाइज वाला और एक है इंस्टेंट। अगर हम दोनों को मिक्स कर दें कि आप फोन करो कि हाँ यार मेहमान आने वाले हैं, घर बहुत अस्त व्यस्त है, कैसे सफाई कराएं, आपने बुक किया, 10 मिनट के अंदर आपके घर पे आके खड़ा हो गया, आपने ठीक करा लिया, एंड इट इज वर्किंग। उनको 50 करोड़ की फंडिंग मिल गई है और एकदम अभी लेटेस्ट शुरू हुआ है 2-3 साल पहले और बहुत तेजी से फैल रहा है। और मैंने उसकी सर्विस भी ली, लास्ट वीक ही ली थी, तो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। और उसमें यह भी है कि अगर आपका टाइम एक्सीड हो गया, मान लीजिए आपको लग रहा है कि काम और कराना है, तो आप एक्सटेंड कर दो। और सस्ता, अभी भी कंपैरेटिवली वो बहुत सस्ता है। मतलब मेरे ख्याल में हमने तो इंट्रोडक्टरी ऑफर लिया था तो 49 रुपए घंटे था, आप शायद 100 रुपए घंटे लेंगे नॉर्मल उसमें। तो आप 2 घंटे के लिए किसी को बुलाए 250-300 रुपए देंगे विद जीएसटी, तो क्या बड़ी बात, 300 रुपए आपका घर पूरा चमक गया। हफ्ते में एक बार बुला लो, पूरा घर चमका के जाएगा। सो पॉइंट यहाँ पे कि दिस इज अ बिजनेस मॉडल कि आपने एग्जिस्टिंग बिजनेस की कुछ खामियां देखी, उसमें से निकाला और बना दिया, तो एक बेहतरीन बिजनेस आपने फिर डेवलप किया। हमेशा कहते रहते हैं, मतलब आपकी सारी जो ये स्टोरीज होती है स्टार्टअप की, उसका मतलब है कि आंखें खुले रखिए, आंखें खुली रखिए। लेकिन जो लोग आंखें खोल के सोते हैं उनका क्या करें? इसीलिए मैंने कहा कि आंखें और दिमाग दोनों खोल कर रखिए। खुद को चिकोटी काटते रहो कि आप जाग रहे हो कि नहीं। नहीं। और कई लोग ऐसे हैं, दिमाग तो खुला होता है लेकिन आंखें बंद रखते हैं। यस, आंखें खुली, वो देख ही नहीं रहे कि इनके अगल बगल दुनिया बदल रही है। आंखें तो बहुत है उनके, लेकिन ये पेरेंट्स पे ऊपर लागू होता है। आंखें तो खुली है, देख रहे हैं अगल बगल, लेकिन दिमाग बंद कर रखा है। चलिए, अच्छा लगा, मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और नीरज जी का एंड शो तो देखिए ही, यहाँ भी समझते रहिए कि आंखें भी खुली रखनी है और दिमाग भी खुला रखना है। बहुत शुक्रिया। नमस्कार।